हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर देयर एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भाई कौन सी बोली है जो कि उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी या फिर जौनसारी। तो यहाँ पे पूछा उत्तराखंड की बोली कौन सी नहीं है। तो पहले आइए जान लेते हैं कि भाई बोलियाँ क्या क्या होती हैं और बोले जाने वाले इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है और जौनसारी है, ये तीनों जो है ना ये बोली जाती है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, देहरादून में। तो यानी कि उत्तराखंड में तो बोलने जाने वाली ये तीनों यहीं पे आ जाती हैं। तो कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी भोजपुरी। ठीक है, यानी कि ये तीनों तो जो है वो आपकी उत्तराखंड में बोली जाती है। गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, जौनसारी हो गई, ये सारी जो है वो उत्तराखंड में भी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है, देहरादून में भी बोली जाती है। अब ये जो बात करते हैं ना भोजपुरी, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये जो तीनों भाषाएं हैं ना ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, मतलब कि यूपी में और बिहार में बहुत तेज चलती हैं। और यही अगर हम बात कर लेते हैं कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की, तो ये सारी भाषाएं जो है एमपी, मध्य प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में चलती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भोजपुरी, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि उत्तराखंड की कौन सी बोली इसमें से नहीं है। भोजपुरी, भोजपुरी जो कि है बिहार और यूपी की स्टेट की लैंग्वेज है, जो कि यहाँ पे ये बोली जाती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या फिर प्राकृत है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिंदी की भाई आदि जननी, तो ये तो भाई संस्कृत ही है, यानी कि बी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत भाषा है, इन्हीं से होते हुए जो ये अपभ्रंश तक पहुंचती है, और फिर ये जो ना अपभ्रंश से फिर ये अवहट से होते हुए गुजरती है और प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का प्रारूप ले लेती है। और जनरली देखा जाए ना तो ये जो हिंदी भाषा का इतिहास है, ये आरंभ भी इसका जो है ना अपभ्रंश से माना जाता है। तो अगर हिंदी का विकास क्रम अगर हम देखें तो स्टार्ट होता है, पहले तो आ जाता है आपका संस्कृत, फिर उसके बाद आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, उसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश, फिर आती है अवहट, फिर आता है आपका प्राचीन या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी। तो एक बार फिर से बोल देते हैं कि भाई संस्कृत आती है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि भाई इसकी आदि जननी क्या है? तो आदि जननी जो है वो है क्या? संस्कृत है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेखन कौशल से संबंधित भाई नहीं है, तो क्या नहीं है? विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच जो है वो संबंध स्थापित करना। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि भाई विचारों के बीच जो संबंध स्थापित करना है, तो वो लेखन कौशल से संबंधित है ही नहीं। अब विचार जो है उसको लेखन कौशल से आप कैसे डिनोट कर ले रहे हो भाई कि विचार के बीच अगर संबंध स्थापित करना तो विचार करके ही कर पाएंगे ना यार, मतलब लिखने में कैसे इसको करना है। तो ये जो है वो लेखन कौशल को प्रभावित नहीं करता, ये कह सकते हैं कि संबंधित नहीं है। और जबकि अगर व्याकरण का अगर सही उपयोग करते हैं और कुशल लेखन करते हैं और तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाती हैं कि लेखन कौशल से संबंधित। लेकिन विचारों के बीच मतलब सोचने के लिए तो हम लिखते नहीं है ना, वो तो दिमाग से चलता है ना। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा कि ये जो लेखन कौशल से ये संबंधित नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच का संबंध हमको बताना है, क्या होता है? कठोरता से उसको देखना चाहिए, उपेक्षित कर देना चाहिए यानी निग्लेक्ट कर देना चाहिए, या फिर उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या फिर उसको भाई समाप्ति कर देना चाहिए, मतलब भाई तुम विद्यालय आ गए ना, घर की भाषा भूल जाओ। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के जो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा है ना, इसके बीच जो संबंध है, उसकी जो विविधता है और लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके साथ में हमें उसे देखना चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो घर है, समाज है, विद्यालय की भाषा, ये तीनों भी जगह की जो भाषा है, मतलब घर पे वो कुछ और बोलता है, हिंदी बोलते हुए आता है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती रहती है उसको, स्कूल में सडनली ऑल ऑफ सडन डाल देते हैं स्कूल में, स्कूल वाले बोलेंगे भाई इंग्लिश में बोलो। अब इंग्लिश नहीं आती रहेगी, बच्चा कहाँ से बोलेगा? और उसके बाद जैसे ही स्कूल से छूटता है, इमली वाली के पास जाएगा या फिर अमरूद वाली के पास जाएगा, तो वो बोलेंगे भैया कितना लोगे, कैसे लोगे? मराठी में भी बोलते हैं ना कुछ लोग, काय पाहिजे, हे हाय करते हैं जो,
तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मतलब समाज की भाषा डिफरेंट होती है, घर की भाषा डिफरेंट होती है, स्कूल की भाषा डिफरेंट होती है, तो उसको कोप अप करना चाहिए हमें। तो उसकी जो है वो विविधता के रूप में हमें देखना चाहिए और उसके साथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली या फिर तुलना विधि। देखिए यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण की जो तुलनात्मक विधि है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर होगा कि भाई द्वितीय भाषा के हिसाब से जो तुलनात्मक विधि है ना, इसको हम व्यतिरेकी विधि, अगला क्वेश्चन हमारा है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो भाई ये क्या है? सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली या फिर तुलना विधि। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, तो ये है आपकी व्यतिरेकी विधि। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्यतिरेकी विधि क्या होती है एग्जैक्टली, भाषा शिक्षण का जो व्यवहारिक तरीका होता है ना, जो किसी भी भाषा युग्म के समानताओं एवं अंतरों का वर्णन करके भाषा को जो है सुगम बनाने पे जोर देती है, यानी कि सरल बनाने की कोशिश करती है, जिसको कंफर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं ना, उसको बनाने में ये जोर देती है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है ना, इसे कभी कभी जो है वो अंतरात्मक विधि भी कहते हैं, यानी व्यतिरेकी विधि आ जाए या फिर अंतरात्मक विधि आ जाए तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी जो है वो वन एंड द सेम है। यहाँ पे आपका जो बी उत्तर था वो सही है। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका भाई अर्थ बताना है, बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, गलती छिपाने के लिए बहाना बनाना, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, फिसल पड़े तो हर गंगे। इसके लिए देखिए गलती छिपाने के लिए भाई बहाना बनाना, तो ये जो है यही इसका जो है इसका कह सकते हैं कि एकदम प्रॉपर अर्थ है। यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, खग जाने खग की भाषा, ये लोकोक्ति दी गई है, इसका उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है। सबसे पहली चीज़ तो कि लोकोक्ति और मुहावरे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में हमने बनाया और बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अगर बात करते हैं पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या फिर समान प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो एक दूसरे को समझते हैं। तो कहीं हद तक तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि भाई खग जाने खग की भाषा। तो भाई ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है कि भाई समान प्रवृत्ति वाले, यानी जो लोग जो समान प्रवृत्ति के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, ये लोग जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।